हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं आपके सामने लेके आया हूँ वापस से बेस फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स होते हैं, लाइन, लेंथ, मास, इन सब के बारे में हमने थोड़ा कोरिलेट किया था। बट आज मैं आपके सामने लाया हूँ बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसके सिंबल, उसके एसआई यूनिट्स और सिंबल्स फॉर एसआई यूनिट्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टोटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है। तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, दोनों में ये जो टॉपिक है सेम ही रहता है। वैसे तो ये टॉपिक क्या है, फिजिक्स का पार्ट है और फिजिक्स में काफी बच्चे इसे पढ़ लेते हैं, तो हम केमिस्ट्री में से लीव कर देते हैं। बट हाँ, अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो अपन इसे क्या करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने निकल के आती है, जिनकी एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। पहला क्या होता है, लेंथ। ठीक है। फर्स्ट वन इज लेंथ। और लेंथ का सिंबल सभी जानते हैं, हम उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला L लिख देते हैं। इसे रेस करना पड़ेगा। ठीक है। हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक करंट आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। वैसे ही लेंथ की अगर मैं ऐसा यूनिट आपको पूछना चाहूंगा, तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगी, मीटर। और अगर मैं इसका सिंबल लिखूंगा, मीटर का सिंबल, तो वो क्या आएगा, एम। यानी कि बेस फिजिकल क्वांटिटी में पहली फिजिकल क्वांटिटी आपके पास थी लेंथ, और उसका सिंबल था एल, और ऐसा यूनिट थी मीटर। सिंबल फॉर ऐसा यूनिट था एम। वैसे अगर मैं मास की बात करूंगा, तो मास को हम ज्यादातर किस में कैलकुलेट करते हैं, केजीज में। तो ये अपना यहाँ आएगा ऐसा यूनिट केजी, किलोग्राम। यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, किलोग्राम। और उसका सिंबल क्या हो जाएगा, केजी। टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड, जिसे हम हमारी बेसिक लाइफ में यूज करते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो गई, सेकंड। और सिंबल फॉर ऐसा यूनिट हो गया एस सी सी, सेकंड का एस। या फिर आप इसे एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, तो वो होता है एम्पियर। ठीक है। और सिंबल फॉर ऐसा यूनिट निकल के आएगा ए। तो ये हमने क्या करी, 4 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है। ये नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। सिंबल सबके ले लिया मैंने, ऐसा यूनिट सबकी बता दी है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर। सिंबल फॉर ऐसा यूनिट है एम, के जी, सेकेंड का एस और एम्पियर का ए। अब हम बात करते हैं आगे, अगली बेस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। 7 थी टोटल, 4 मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं अगली 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है। ये रहा अपना अगले slide। अगली 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने मैंने आपके सामने रख दी है। पहला आता है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस, इंटेंसिटी। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की, सिंबल क्या होगा थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का। टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तो हमारा क्या आ रहा था, सिंबल, यहाँ पे ऐसा यूनिट, और यहाँ पे सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट। हम थर्मोडायनेमिक, यानी कि टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक का दूसरा नाम ही क्या है, टेम्परेचर। हम उसमें टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है। तो सिंबल उसका निकल जाता है टी। अगर आप बात करोगे, अगर थर्मोडायनेमिक में हम टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। अब क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मीन्स क्या होता है, एन। ठीक है। हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में निकालते हैं, हमेशा मोल में। केमिस्ट्री में हम किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना है, तो उसको अपन सिंबल क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मोल हो जाएगी। मोल के बारे में अगले अभी कुछ पार्ट्स में आपको बताऊंगा, मोल क्या होता है, मोल कैसे डिफाइन करते हैं, पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड। ठीक है। तो अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमने सिंबल लिख दिया, ऐसा यूनिट लिख दिया, और सिंबल फॉर ऐसा यूनिट हो जाएगा एम। ठीक है। या फिर एमओएल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एमओएल। मोल का सिंबल यही होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है। अब अपन किसकी बात बात कर रहे हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आईवी से, और इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला। और इसी का सिंबल निकल के आता है सीडी। ठीक है। तो ये क्या थी, हमारे सामने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी। और अब अपन बात करते हैं अगली टॉपिक की। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज आई होप समझ में आई होगी आपको।
ठीक है, पहली तो क्या थी, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज से करंट लिख लेना अपने टेबल में। और अगला क्या गया, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी एसआई यूनिट होगी केल्विन, और सिंबल फॉर एसआई यूनिट के होगा। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है। अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा था बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। कर देते हैं, ये हमारी क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि प्रीफिक्स है, इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। ये ले लेते हैं ये आपने साइड में चलना है। अब ये अपना क्या था, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में आपको उनकी पावर्स पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स पता होना चाहिए, एब्रिविएशन यानी कि उसे किससे रिप्रेजेंट करते हो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन कहाँ से बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे, यानी कि लार्ज से जाएंगे 10 पे, तो 10 से जाएंगे माइनस में, यानी कि मिनिमम में। अगर पहली मैं आपके सामने पावर लिखूं 10 to the power -24, फिर आ रहा 10 to the power -21, सही है, लो लिख नहीं रहा क्या अच्छे से, black में। ठीक है, पहला क्या आ गया आपके पास, 10 to the power -24। अगर कहीं पे भी 10 to the power -24 कैलकुलेशन में आपके सामने आ रहा है, तो उसका प्रीफिक्स, उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, योटा। एब्रिविएशन है उसका क्या होता है, वाई। ठीक है, 10 to the power -21 लिख रखा है, उसका मतलब क्या, जेटा। 10 to the power, सॉरी प्लस है, तो 10 to the power +24 लिख रखा है यूटा। 10 to the power +21 लिख रखा है जेटा। 10 to the power +18 लिख रखा है एक्सा। 10 to the power 15 बेटा। 10 to the power 12 टेरा। और 9 गीगा, 6 मेगा, 3 किलो, 2 हेक्टा, और 1 को क्या बोलेंगे, डेका। तो अब आपको क्या करना है, कहीं पे अगर आपको लिख के दे दिया ऐसा, कहीं पे आपके पास लिखा हुआ आ गया, चलो कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर। सपोज करो आपने एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करा, न्यूमेरिकल परफॉर्म करने के बाद आप एंड पे पहुंचे, एंड पे पहुंचने के बाद पता चलता है आपका रिजल्ट आया 3.1 × 10 to the power 24। ठीक है, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बता दी है, तो आप 3.1 × 10 to the power 24 का आप क्या लिख सकते हो, 3.1 योटा, 3.1 योटा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन में आपको लिख रखा है कि 3 × 10 to the power 3। ठीक है, तो आप इसे क्या मानोगे, 3 kg, यानी कि 3 किलो। ये सब क्या होता है, इसकी अ, दे रखा है, ये सब कुछ आपको याद रखना, प्रीफिक्स याद रखना है, एब्रिविएशन याद रखना है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी याद रखना है। 10 to the power 24 तक गए अपन, +24 में, अब अपन जाएंगे -24 में, ये सब चीज आप याद रखना। इसे रफली यहाँ तक बना लेना, देखो पावर लिख देना, प्रीफिक्स के बारे में पता कर लेना, एब्रिविएशन के बारे में पता कर लेना। बाकी जिस क्वेश्चन में जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहीं पे इसे इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि 10 to the power 3 को क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। 10 to the power 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं। 10 to the power 9 को क्या कहते हैं, गीगा कहते हैं। जैसे इसमें से कुछ तो आपको आती भी होगी, अगर आप 10 to the power -12 का करोगे तो उसको आएगा पिको, पिकोमीटर। ठीक है, वो अगली स्लाइड में देखते हैं। माइक्रो, ये सब क्या आएगा अगली स्लाइड में आएगा। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ और अपन चलते हैं अपनी अगली स्लाइड। अपन क्या गए थे पहले, 24 से 0 पे आए, अब अपन जाएंगे 0 से -24। ठीक है, 10 को क्या कहेंगे, बेस यूनिट कहेंगे, और उसका क्या होगा, एम। 10 to the power -1 डेसी, 10 to the power -2 सेंटी, 10 to the power -3 मिली, 10 to the power -6 माइक्रो, 10 to the power -9 नैनो, 10 to the power -12 पिको, 10 to the power -15 फेम्टो, 18 को क्या कहेंगे, एटो, 21 को क्या कहेंगे, जेप्टो, और 24 को कहेंगे, योक्टो। बेसिकली आपको तीन चार याद रखना है, जैसे मिली याद रखना है, माइक्रो याद रखना है, नैनो याद रखना है, पिकोमीटर याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दे दिया, या फिर आपका आंसर आ गया, जैसे आप जेई का पेपर देंगे, ये मान लीजिए जेई 2027 का पेपर देंगे, आपने एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करा, चार ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। ए में लिखा आ गया 7, 7 म्यू, म्यू का एग्जाम्पल लेते हैं, 8 म्यू, वापस 8.1 म्यू,
यहाँ पे आ गया 71 म्यू। ठीक है, तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है 10 टू द पावर माइनस का माइक्रो हम लेंगे 6, आपका ये आ गया आंसर। तो आपको पता होना चाहिए 10 टू द पावर माइनस 6 को हम क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, और उसका रिप्रेजेंट कैसे होता है, म्यू से। तो इसका मतलब क्या लिख रखा है, 7 म्यू का मीन्स क्या हो गया, 7 म्यू का मतलब क्या है, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। समझ में आया? तो अभी इसमें भी आपको क्या करना है, पावर वाला टर्म लिख देना, प्रेफिक्स लिख देना, एब्रिविएशन लिख देना, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स वगैरह आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा मामला, बट बेसिक बेसिक याद रखना, सेंटी के बारे में याद रखना, मिली मिली के बारे में याद रखना, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, जेप्टो, योक्टो। देखो जेप्टो और योक्टो में तो जेई एडवांस तक आता है। आपको ये बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ठीक है। अब इसके बारे में अपन आगे चलते हैं। ये याद इसलिए करवा रहा हूँ मैं, या फिर मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा है, उसका रीजन ये क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये चीजें पूछ लेते हैं। तब अगर आपको पता नहीं होगी तो आप न्यूमेरिकल में अटक जाओगे। चलो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, टिक द करेक्ट आप देने गए, आपके सामने 4 ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। अब आपने सपोज करो कोई आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपका क्या आ रहा है, 10 टू दी 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.1, 3.6, 3.7, 3.8। तो अगर आपको ये टेबल याद होगी, जो टेबल ये अपनी है, अगर आपको ये टेबल याद होगी, तो आपने क्या करा, 10 टू दी पावर 9 को क्या कहते हैं, नैनो, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एन। पेपर में आपके सामने क्या लिखा हुआ आएगा, पेपर में आपके सामने जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है इसके आगे लिखा हुआ है एन। जैसे यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे एन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली 3.1 एन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस आप क्लिक करके आ जाओगे। वरना अगर आपको 10 टू दी पावर 9 को क्या कहते हैं वो नहीं पता होगा, तो आप क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन नहीं अच्छे से अटेंड कर पाओगे। इसे करते हैं अब अपन डिलीट। अब हम बात करते हैं मास और वेट के बारे में। काफी बच्चों को ये लगता है कि मास और वेट दोनों की दोनों सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मास एक टोटल डिफरेंट आइडेंटिटी है, और वेट एक टोटल डिफरेंट आइडेंटिटी। अगर आप वेट निकालते हो किसी भी फिजिक्स में, अगर आपने देखा है कि कौन कितना धरती पे फोर्स लगा रहा है, आपने जैसे कोई न्यूमेरिकल परफॉर्म करा होगा कि आपकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन आया था, उसके बाद ग्रेविटेशन आता है, ठीक है। तो उन सब में आप देखोगे कि एक सरफेस है, इस पे एम ब्लॉक पड़ा है, ये अर्थ सरफेस है, इस पे एम मास का एक ब्लॉक है, उसने कितना फोर्स एग्जस्ट एग्जर्ट करा, यानी कि उसका कितना वेट आया सरफेस पे। तो आप क्या लिखते हो, डब्ल्यू, यानी कि वेट इज इक्वल्स टू एम जी, वेट इज इक्वल्स टू एम जी। ये लिखते ही आपने एक चीज समझ में आई होगी आपको, कि अगर आप वेट निकाल रहे हो तो वहां पे आप ग्रेविटेशन फोर्स को भी क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। वेट में आप ग्रेविटेशन फोर्स को भी क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। बट मास क्या हो जाता है, बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म हो जाती है। मास क्या होता है, एक पूरे मैटर में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनका जो वेट होगा, उनका जो मास होगा, उन्हें हम क्या करते थे, इकट्ठा करके जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या होगा, मास है। और वेट का मीन्स क्या होता है, कि कितना फोर्स एक्सर्ट करा आपने किसी एक सरफेस पे, उसे अपन क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको एक चीज बता दी, डब्ल्यू एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके सामने, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, अब इसे करता हूँ थोड़ा सा इरेज। ठीक है, अब मैं आपके सामने लिखता हूँ थोड़ी सी डेफिनेशंस, डेफिनेशंस मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। पहली डेफिनेशन अपन किसकी लिखेंगे, मास की। पहली डेफिनेशन अपन किसकी निकलेंगे, मास की। इट इज द अमाउंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर, क्या हुआ, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी substance।
actual amount of matter present in any substance are known as mass। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेट की। वेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेट की अगर बेसिक डेफिनेशन आप लिखोगे, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी सरफेस। इट इज द फोर्स इरेज कर दो जैसे फोर्स एक्सर्टेड आ गया, exerted by gravity, force exerted by gravity on a substance या फिर surface are known as weight। ठीक है, तो अब मैं आपको रिलेशन तो बता ही चुका हूँ, ऊपर अपन ने रिलेशन लिख ही लिया है, W इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो वेट में क्या आ जाता है, ग्रेविटी का फैक्टर ऐड हो जाता है, कितना मास था और कितना ग्रेविटी का फोर्स उस पर अप्लाई हुआ, तो अपन क्या निकाल देते हैं, उसका वेट निकाल देते हैं किसी भी सब्सटेंस का। एक लाइन अगर मैं और लिखूं, तो मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। ग्रेविटी चेंज हो गई, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर दी, तो वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या लिख देते हैं, मास इज कांस्टेंट बट WEIGST वेट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। यही तो रीजन होता है कि अगर मून की ग्रेविटी बात करूं, तो मून की ग्रेविटी चेंज हो गई, तो वहां पे ग्रेविटी का फोर्स क्या है, अर्थ से थोड़ा कम है। ग्रेविटी क्या करती है, फोर्स कम लगाती है वहां पे। तभी तो अर्थ पे अगर आप एक जंप कर रहे हो और उसी फोर्स लगा के उतने ही एनर्जी से अगर आप मून पे जंप करोगे, तो दोनों की लेंथ क्या आएगी, जंप करने की डिफरेंट आएगी। मून पे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा जंप कर पाओगे। तो उसका रीजन क्या है, मास सेम है, आपका मास कांस्टेंट है। मैं अभी अगर मैं मान के चलूं कि कोई मैं 90 केजीज का हूं, अगर मैं 90 केजीज का अगर मैं अर्थ पे जंप कर रहा हूं, तो भी मेरा मास 90 केजी है। अगर मैं मून पे जंप कर रहा हूँ, चांद पे जंप करूंगा, तब भी मेरा मास क्या 90 केजी है। बट जो मेरा फोर्स एक्सर्टेड होगा मून की सरफेस पे, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मून की सरफेस की ग्रेविटी चेंज हो गई अर्थ की सरफेस से। तो अगर मेरा वेट वहां पे अगर आप नापोगे, तो आप क्या लगोगे, W इज इक्वल टू एम जी ऑफ मून। अगर अर्थ पे अगर आप मेजर कर रहे हो मेरा वेट, तो वेट इज इक्वल टू एम जी ऑफ अर्थ। जी किसका आएगा, अर्थ का आ जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, मून का हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज थी जो समझानी जरूरी थी कि मास और वेट क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे आपको समझ में आता रहेगा कि वेट में हमेशा हम किसको इंक्लूड करते हैं, ग्रेविटी को इंक्लूड करते हैं, और मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। मास इज कांस्टेंट बट वेट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। ग्रेविटी बाय ग्रेविटी, जैसे प्लैनेट की ग्रेविटी चेंज होती है, वैसे क्या होता रहेगा, वेट भी चेंज होता रहेगा। अब आपके सामने कुछ बेसिक टर्म लाता हूँ जो आगे बहुत काम आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, बट आगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले पार्ट्स में 7-8 पार्ट और लगेंगे मुझे मोल तक पहुंचने में, 20-20 मिनट के 7-8 पार्ट और लगेंगे। ठीक है, और जब अपन मोल पे प्रॉपर्ली पहुंच जाएंगे, तब आपको टेम्परेचर की सारी यूनिट याद होगी, आपको मास और वेट के बीच का डिफरेंस पता होगा, मोल के बारे में पता होगा, मोल निकालने के 3 फॉर्मूलोज के बारे में पता होगा, मोल क्या होता है, कैसे हमने एक नया केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया मोल बच्चों के सामने, वो भी मैं आपको सब कराऊंगा। उससे पहले मैंने अभी आपको कहा था स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, 9th और 10th के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो अब अपन किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा मास और वेट दोनों अलग चीज होती है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को कैलकुलेट करने की क्या क्या स्केल्स होती है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर का मीन्स क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर मीन्स टेम्परेचर। आ गया। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हमें पता चलती है किससे, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है, अगर कोई 0 डिग्री पे बैठा है, 0 डिग्री टेम्परेचर, तो हमें क्या लगेगी, ठंड लगेगी। अगर वही 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या लगेगी, हमें ठंड लगेगी।
50 डिग्री सेल्सियस पे क्या लगेगी, हमें गर्मी लगेगी, 45 पे क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। यानी कि एक एक डिग्री से क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं डिग्री ऑफ हॉटनेस को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर को गिरा रहा हूँ, माइनस में ला रहा हूँ, या फिर उसकी वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, लोअर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 स्केल्स होती है, यानी कि चलो मैं लिख देता हूँ, दी कॉमन स्केल टू मेजर, दी कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। देखो, क्लास 9th में एक आप चैप्टर पढ़ते हो मैटर, उसमें भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने चीज क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। एक आता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तीनों ही क्या है, हमारी टेम्परेचर की यूनिट्स है। ठीक है। टेम्परेचर क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में बता रहा है। तो हमने 3 मेजर स्केल्स ले ली इसको फाइंड आउट करने के लिए, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इस देर का लिख देता हूँ, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में। ठीक है। एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ आपके सामने से इरेज करके, और आ जाती है दूसरी ब्लैंक स्लाइड पे। तो चलो ब्लैंक स्लाइड नहीं है क्या, यही बता देता हूँ, रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन में बता देता हूँ। ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और इन सब में क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डिग्री सेल्सियस का आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है। अपन निकालते हैं डिग्री सेल्सियस का, या फिर केल्विन का लिख देता हूँ डायरेक्ट, केल्विन से बता देता। 1 केल्विन इज इक्वल्स टू टीसी प्लस 273.15। ये अपना क्या है, फर्स्ट। टीसी क्या होगा, गिवन टेम्परेचर। टीसी हमारा क्या है, गिवन टेम्परेचर। टीसी हमारा क्या हो गया, गिवन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट को निकालने का, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। ये क्या आपके दो फॉर्मूलेज हैं इन दोनों को कैलकुलेट करने के। इससे आप क्या निकाल सकते हो, दोनों की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको सी पता है, सी में अगर दे रखा है तो आप एफ निकाल सकते हो। अगर आपको केल्विन में वैल्यू दे रखी है तो आप डिग्री सेल्सियस में उसे पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है। तो रिलेशन क्या हो गए, दो रिलेशन हो गए। अब आगे की बात अपन क्या करते हैं, अगले पार्ट में करेंगे।